जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 10th क्लास यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। जितने भी एमसीक्यूज इस चैप्टर से आने वाले हैं तो दोस्तों वे सभी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। बहुत ही छोटी वीडियो रहने वाली है, 15 एमसीक्यूज के आसपास हम करेंगे और उनसे एक भी एमसीक्यूज बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं यहाँ पर गारंटी लेता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है, तब भी ये आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं साथ में ही बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर करता चलूँगा। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है जिससे कि चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों और इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन छूटे ना। दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। आपके ऑप्शन है √2, पाई, 3/4 और ई। इस तरह के आपके सामने ऑप्शन है। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ समझेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों यदि बात करें परिमेय संख्याओं की तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये दोस्तों बन जाती हैं परिमेय संख्याएं। आपको बस इतना याद रखना है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। जहाँ पर p और q क्या है दोस्तों, पूर्णांक हैं, और साथ ही q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ये बात आपको परिमेय संख्या के लिए याद रखनी है। यहाँ पर p और q पूर्णांक रहेंगे यानी इंटीजर होंगे और q ≠ 0 रहेगा। यदि q का मान यहाँ पर 0 कर दिया जाएगा तो इसका मान नॉट डिफाइन हो जाएगा यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वे संख्याएं कहलाती हैं, यहाँ पर क्या कहलाएंगी दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, परिमेय संख्याओं के जो कुछ एग्जाम्पल होंगे इस तरह से होंगे, जैसे 3/7। यहाँ पर आप देखेंगे जो 3 है ये है p का मान और q जो है यहाँ पर 7 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। इस तरह से मैं कहूँ अगर -8, तो -8 भी क्या हो जाएगा दोस्तों, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसके बटे में हम 1 ले सकते हैं। यानी इसके बटे में हम 1 लिखेंगे तब भी इसकी वैल्यू जो रहेगी -8 रहेगी, तो ये क्या रहेगा, एक परिमेय संख्या यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 0.5 बार। अगर इस तरह से कोई नंबर आपको दिखता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 0.5 पे बार लगा हुआ हो, यानी बार वाले जितने भी नंबर रहेंगे वो सभी परिमेय संख्याएं होंगे, उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय संख्याओं में अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो ये हो जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जैसे √2, यानी रूट वाली सभी संख्याएं अपरिमेय रहेंगी। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जितनी भी रूट वाली संख्याएं हैं वो सभी हो जाएंगी अपरिमेय। अब रूट वाली आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है √9, तो दोस्तों यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालने के बाद ये हो जाएगा 3, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो रूट वाली बस सिर्फ वे संख्याएं अपरिमेय रहेंगी जिनका रूट या वर्गमूल निकालना पॉसिबल ना हो, यानी कि अगर वर्गमूल निकालेंगे तो उसका मान पॉइंट के बाद तक आएगा, यानी वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। तो इसलिए √9 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 है। इस तरह से मैं लिखूंगा √7। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और संख्याएं हैं, जैसे ई और पाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर दोनों के मान की बात करी जाए तो इनका मान जो होता है, तो दोस्तों ई का जो मान होता है वो होता है 2.718281, कुछ इस तरह से चलता रहेगा और रुकेगा नहीं। मतलब अपरिमेय संख्याएं जो होंगी वो उनका जो मान होता है वो चलता ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मान होगा। इसी तरह से अगर पाई की वैल्यू की बात करी जाए तो पाई की वैल्यू होती है 3.1592। इस तरह से ये हमारा इसका मान चलता रहेगा। तो इसलिए ई और पाई दोनों ये भी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आप इसका आंसर बड़े आराम से निकाल पाएंगे। इसमें क्वेश्चन में कहा था निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो √2 जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह से बी में जो दे रखा है दोस्तों पाई भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या, ये भी आंसर नहीं होगा। और ई जो होगा ये भी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर होगा 3/4। 3/4 एक परिमेय संख्या है जो कि p/q के रूप में लिखी गई है। दोस्तों
उम्मीद करता हूँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझने के लिए कि चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। आपके ऑप्शन है शांत, अशांत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा शांत और अशांत के बारे में और फिर देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों शांत संख्याएं किन्हें बोलेंगे। तो दोस्तों शांत संख्याएं जो होंगी वो कुछ इस प्रकार की होंगी, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार हम करते हैं और दशमलव प्रसार करने के बाद वो रुक जाएं, जैसे 2.52। किसी संख्या को हम भाग देते हैं और उसका आंसर आता है 2.52 और उसके बाद उसका जो शेषफल होता है वो शून्य हो जाता है, तो इस तरह की संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों, शांत कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 10 बटे मैंने लिखा 4, 10/4, यानी 10 को हम 4 से यहाँ पर भाग देंगे, तो 4 से जब इसे भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, पॉइंट लगेगा, 2 जाएंगे, 4 पंजे 20। यानी कि आप देखेंगे पॉइंट के बाद अब इसमें हमें 5 के बाद अब ये आगे नहीं चलेगा, यानी पॉइंट के बाद ये हमारा दशमलव प्रसार रुक गया है। जब दशमलव प्रसार रुक जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों, शांत कहलाएगी। अब बात करते हैं अशांत की दोस्तों। अशांत क्या होंगे, अशांत जो है दोस्तों 2 प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों बार वाली जो संख्याएं होंगी, तो दोस्तों बार वाली जो संख्याएं होंगी जैसे 3.59 और यहाँ पर 59 पर हम अगर बार लगा देते हैं तो दोस्तों ये संख्या अशांत कहलाएगी। क्यों कहलाएगी दोस्तों, क्योंकि जब हम बार को यहाँ पर खोलेंगे तो ये ऐसे चलेगा 3.59 तो ये रुकेगा नहीं। मतलब बार का मतलब होता है कि जिस संख्या पर जितने अंकों पर बार लगा हुआ है वो बार बार वहाँ से रिपीट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 59 चलता रहेगा इसी प्रकार से। चूँकि ये रुका नहीं है, शांत नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन बार वाली संख्याएं जो होंगी सभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और दूसरे जो प्रकार की संख्याएं यहाँ पर होती हैं अशांत के अंदर, वो दोस्तों इस तरह की होती हैं जैसे कि उनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर अब बात करें 2.01, फिर 001, फिर 0001, जीरो की संख्या लगातार यहाँ पर देखेंगे आप बढ़ती जा रही है, और जब बढ़ती जाएगी तो इस तरह की संख्या कहलाएंगी दोस्तों अशांत, और इसे P/Q के रूप में लिखना पॉसिबल नहीं है। और यही संख्या हमारी अपरिमेय संख्या भी यहाँ पर कहलाएगी, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं उन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे हम पता कर सकते हैं कोई संख्या शांत है या अशांत है। तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है चेक करने का कि कोई सी संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है 1/7, तो इसके लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या के बटे में बस इतना आना चाहिए 2m गुना 5n, अगर इस तरह का नंबर हमारा बटे में आ रहा है, यानी जो हर है, यानी जो क्यू की वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 2m गुना 5n का रूप बन रहा है, तो दशमलव प्रसार जो होगा दोस्तों शांत होगा। जैसे एक एग्जांपल समझ सकते हैं, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 127/100। हमें ये चेक करना है कि ये जो संख्या, जब हम इस संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे तो वो P/Q वो शांत आ रहा है या अशांत आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 127 को 100 से काटने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 100 से नहीं कटेगा। 100 से नहीं कटेगा तो नीचे 100 के फैक्टर बनाने हैं। 100 के फैक्टर क्या बन जाएंगे दोस्तों, वो बनेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये बन जाएंगे 100 के गुणनखंड। अब 127 बटे इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। अब बटे में इतना हमारा आ रहा है कि 2m गुना 5n के रूप यहाँ पर बन रहा है। तो इसलिए ये हमारा जो बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा शांत, यानी ये शांत दशमलव संख्या है। यानी कि हम यहाँ पर इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। दोस्तों प्रसार करना आसान है, यहाँ पर बटे में मैंने 100 लिया था, तो 100 का सीधा हमें 2 अंकों बाद पॉइंट लगाना है 1.27। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या कहलाएगी दोस्तों,
शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। और अगर इस तरह का रूप नहीं बन रहा है नीचे, यानी 2 और 5 के अलावा बटे में कोई भी संख्या रह जा रही है तो वह संख्या हमेशा अशांत ही रहेगी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बात करूँ 21/45 मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। और अब हम इसको चेक करते हैं कि अशांत है या शांत है। सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 से यहाँ काटेंगे, 3 एकम 3, 1 इधर गया, 3 पंजे 15, तो हमारा आएगा 7/15। अब जब हम नीचे वाले के गुणनखंड बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 3 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 5 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर 3 भी है साथ में, तो इसका रूप नहीं बन रहा है। ये दोस्तों रूप इस तरह का ही बनना चाहिए, हमेशा नीचे 2 और 5 ही होने चाहिए। 2 और 5 के अलावा यदि कुछ और संख्या वहाँ पर आ रही है तो कभी भी दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो इसका आंसर होगा दोस्तों 1/7 आप देख सकते हैं। 1/7 के लिए आप देखेंगे तो बटे में आ रहा है 7, वो ऊपर कटेगा भी नहीं, तो इसलिए हो जाएगा अशांत। हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 2 क्वेश्चन मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको कराए हैं। दोनों ही क्वेश्चन के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बताया है और इसी तरह से आपका क्वेश्चन भी बनेगा। यानी कि सेम डिजिट में क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा वो घुमा के भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ को डीपली नॉलेज दे रहा हूँ, आपको इस चीज़ को थोड़ा सा लिखने की भी ज़रूरत है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। वो कह रहा है निम्नलिखित 2 संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें एलसीएम और एचसीएफ की, दोस्तों ये निकालना बहुत आसान है। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर हमें उस तरह के क्वेश्चन के एलसीएम और एचसीएफ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। कई बार वो फॉर्मूला ही पेपर के अंदर भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एलसीएम एचसीएफ और 2 संख्याओं के बीच जो संबंध है उस संबंध को बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो संबंध बनेगा दोस्तों वो बन जाता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 2 संख्याओं पर ही कार्य करने वाला है। यदि हमारे पास 3 संख्याएं हैं तो वहाँ पर यह संबंध कार्य नहीं करता है। तो आप सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों जनरली दो ही संख्याओं के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 संख्याओं के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा 2 संख्याओं के लिए ही पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 है। दोस्तों पुट करेंगे एलसीएम 60 और फिर उसके बाद एचसीएफ की वैल्यू कितनी दी है, एचसीएफ दिया हुआ है 3, तो एचसीएफ की जगह पर 3 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि एक संख्या 12 है, यानी एक संख्या की जो वैल्यू है वो 12 है। और यहाँ पर कह रहा है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी दूसरी संख्या की वैल्यू हमें निकालनी है। इस 12 को ले आएंगे बटे में, तो ये हो जाएगा 60 गुना 3 बटे 12 बराबर सेकंड। उसके बाद 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60 और 5 की गुना 3 से करेंगे तो दोस्तों दूसरी संख्या आएगी 5 तिया 15। यानी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा आपको जल्दी ये समझ में आया होगा। इस फॉर्मूले को आपको 100% नोट करना चाहिए। आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं भी, और भूलना मत, क्योंकि अब की बार 2024 में इसी फॉर्मूले से यानी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन बनने की आगे भी संभावना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि शून्येतर परिमेय संख्या क्या होती है। शून्येतर जब भी वो वर्ड यूज़ करेगा दोस्तों, तो चाहे तो वो शून्येतर परिमेय संख्या की बात करेगा, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि शून्य को नहीं लेना है, शून्य को छोड़ना है, बाकी सभी परिमेय संख्याओं की बात वो कर रहा है। शून्येतर का मतलब यही होता है कि शून्य नहीं लेना है, इसके अलावा तुम्हें कोई भी संख्या ले लेनी है। यानी कोई भी परिमेय संख्या जो शून्य के अलावा, ये शून्य भी एक परिमेय संख्या है लेकिन उसको यहाँ पर हमें नहीं लेना है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 4 बातें बताऊंगा और चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली, दूसरी,
तीसरी और चौथी। तो इन चारों बातों को आप बहुत ही ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन लगभग यहाँ से आपका आना ही है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि उसने बोला है शून्येतर परिमेय संख्या, यानी कोई भी आप एक परिमेय संख्या ले सकते हैं, जो मर्जी करें ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 5। अब इसके साथ में मुझे क्या करना है कि एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल करना है। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक संख्या को क्या कर देता हूँ, कोई भी अपरिमेय संख्या इसके अंदर जोड़ देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 5 + √3 करा है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, यानी यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ने पर हमेशा ही जो हमें प्राप्त होगा दोस्तों, हमेशा की कंडीशन है, आपको यहाँ ध्यान रखना है, अपरिमेय ही होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम क्या बात करेंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब हम घटाते हैं, एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को जब हम घटाते हैं, परिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा दोस्तों, अपरिमेय ही मिलेगा। तो भी जो हमें संख्या प्राप्त होगी अपरिमेय ही प्राप्त होगी। उसके बाद जब हम तीसरे पॉइंट में बात करते हैं तो यहाँ पर बोलना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल करना है। तो एक संख्या 5 है, एक √3 है, हमने इनकी गुना लगाई है दोस्तों। जब गुना लगाएंगे तो भी हमें संख्या जो मिलेगी वो अपरिमेय ही मिलेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है और आंख बंद करके आपको ऑप्शन पे टिक करना है। उसके बाद तीसरी बात, जो चौथी बात है, यदि हम किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो भी हमें हमेशा ही अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। दोस्तों आपको यहाँ पर मैंने 4 बातें ये बताई हैं, चारों ही बातें इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर हमें जो प्राप्त होगा वो परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, या दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो संख्याएं हैं सभी अपरिमेय संख्याएं हमें मिल रही हैं। जब ये अपरिमेय संख्या मिल रही हैं तो हम जो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ कि सदैव अपरिमेय संख्या जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुणनफल भी दोस्तों क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। घटाएंगे तो भी अपरिमेय, जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय, और भाग देंगे तो भी अपरिमेय ही हमें मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, लेकिन जनरली किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे अभाज्य के बारे में कि अभाज्य संख्या जो होती हैं वो क्या होती हैं। जनरली पता होता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि जरा सा भी कुछ भी टॉपिक छूट जाए, क्योंकि हम डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं। एक क्लास के अंदर जो होता है दोस्तों, वहाँ पर जो भी डाउट होता है वो डिस्कस कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर डाउट डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो सभी के हिसाब से ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको भी चीज़ें समझ में आए उसके हिसाब से ही वीडियो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। दोस्तों ऐसी संख्याएँ जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर बात करें जाए 7, अगर 7 को हम देखें कौन कौन सी संख्या काट सकती हैं, तो आप बोलोगे कि एक जो है वो 7 को विभाजित कर देगी। इसी तरह से 2 इसे नहीं विभाजित करेगी, 3 नहीं करेगी, 5 नहीं करेगी, 6 नहीं करेगी, अब इसे 7 विभाजित करेगी। यानी कि अगर देखेंगे 7 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड बन रहे हैं, 1 और वो संख्या खुद 7 है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये जो संख्या होगी दोस्तों क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। इसी तरह से मैं बात करूँ 11 को आप देखेंगे तो वो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, उसके अलावा किसी भी नंबर से नहीं कट पाएगा। तो इसलिए ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। इस तरह से मैं बात करूँ दोस्तों 15 को आप देखेंगे तो 15 दोस्तों 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, और इसके बाद ये दोस्तों खुद 15 से भी कटेगा। तो 15 के दोस्तों कितने गुणनखंड हो जाते हैं यहाँ पर 4। यानी अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो दोस्तों इसे फिर हम बोलेंगे भाज्य। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, भाज्य संख्या। ठीक है, जो संख्या 2 से ज़्यादा गुणनखंड रखती है वो संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, भाज्य संख्या कहलाती है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अगर 1 की बात करी जाए तो 1 का गुणनखंड तो सिर्फ 1 ही होता है, 2 गुणनखंड है नहीं, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा।
उसके बाद बात करी जाए ऑप्शन नंबर बी 2 के कितने हैं दोस्तों, 2 की बात करेंगे तो 2 क्या है दोस्तों, यहाँ पर अभाज्य संख्या है, क्योंकि अगर 2 की बात करें तो ए 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, यानी 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 2 देखिए 2 क्या है, सम संख्या भी है और साथ में ये क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या भी है। सम अभाज्य संख्या है जो वो सिर्फ 2 ही है, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या में नहीं आता है। बाकी की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब की सब क्या हैं, वो सब के सब दोस्तों विषम संख्याएं हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमने 3 लिख दिया है गलती से, लेकिन ये 3 भी दोस्तों क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसके फैक्टर भी 1 और 3 ही होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो दोस्तों 3 भी हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें 4 की, तो 4 जो होगा दोस्तों 2 से भी कटे, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कट जाएगा। तो इसलिए 4 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, 2 और 3 क्या हैं दोस्तों, अभाज्य संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन को डालने का मकसद सिर्फ इतना ही था, जैसे कि ये चीज़ें समझ में आए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्वेश्चन तो दोस्तों पूछ ही लेता है। साथ ही अगर यहाँ पर बात करी जाए कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं दोस्तों वे 25 अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, 25। लेकिन अगर पूछ ले जाए 1 से लेकर 50 तक दोस्तों कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 50 तक दोस्तों 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ये भी आपको याद रखना है और साथ में ये भी याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो है दोस्तों वो भी 2 है। उसके अलावा अगर पूछ ले जाए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई भी नहीं होगी। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे के जो क्वेश्चन है वो क्या है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या हम यहाँ पर देखेंगे, यानी ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी दोस्तों। यानी अगर वर्गमूल निकल जा रहा है तो दोस्तों उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 16 है दोस्तों। अगर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों ये 4 आएगा, यानी कि ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे ही अगर 25 को निकालेंगे दोस्तों ये 5 आ जाएगा, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर 36 की बात करें तो दोस्तों 36 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 18 का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि उसने पूछा था कि पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसी संख्या यहाँ पर हमें बतानी थी। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का HCF 8 और LCM 56 है तो संख्याओं का गुणनफल है। दोस्तों अभी आपको मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया था कि HCF गुना LCM बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दोस्तों यदि हमें 2 संख्याओं का LCM और HCF दे रखा है और हम उन दोनों का गुणनफल कर देते हैं, तो गुणनफल करने के बाद हमें उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम LCM HCF की गुना करेंगे तो वही गुना जो पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुना करेंगे दोनों ही बराबर होंगी। तो हमें यहाँ पर HCF और LCM दिया गया है, हमें क्या निकालना है, संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा 56 की गुना यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 जो है दोस्तों क्या है, HCF है, और दोस्तों LCM जो है वो कितना है, 56। तो हमें 8 की और 56 की गुना करनी है। तो 8 × 48, 8 पंजे 40 और 4 हो जाएगा दोस्तों 44, 448 इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि a बराबर 30 और b बराबर 45 है तो HCF AB क्या होगा। यानी इन दोनों संख्याओं का हमें HCF बताना है। दोस्तों HCF जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, HCF यानी ऐसा नंबर या ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, HCF कहलाएगा। यानी HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि ऐसा बड़े से बड़ा गुणनखंड जो इन दोनों संख्याओं को पूरा विभाजित कर रहा हो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, HCF कहलाएगा। दोस्तों ऑप्शन से ही हम इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 जो है दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगा, लेकिन 5 जो है ज़रूरी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर हो। हम अगला ऑप्शन जो है उसे भी ट्राई करेंगे, क्योंकि 5 अगर विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे बड़ा नंबर है। विभाजित कर रहा है, ठीक है, विभाजित करने वाली बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, 1 भी विभाजित कर सकता है,
5 भी कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 भी विभाजित कर देगा, तो हमें सब वो देखना है जो सबसे बड़ा होगा। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे 15 की, तो 15 इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा, 30 को भी और 45 को भी। 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब देखेंगे आगे 30 देखेंगे दोस्तों, 30 से 30 कटेगा, 45 नहीं कटेगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता। ऐसे ही 45 जो है, 45 से 30 नहीं कटेगा, 45 कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये तो हमारे नहीं होंगे। अब बात करें इन दोनों में तुलना करेंगे तो सबसे बड़ा अगर इन दोनों में बात करें तो ये है, बड़े के हिसाब से इसका आंसर ये होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि हम वही नंबर लेंगे जो बड़ा भी हो और दोनों संख्याओं को विभाजित भी कर रहा हो, वही HCF होता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम निकाल भी सकते हैं। निकालने का जो तरीका है वो दोस्तों क्या है कि बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से भाग देंगे, 30 से भाग देंगे, तो 30 से कम 30 बार एक बार चलेगा, बचेगा 15, और इस 15 से इस 30 को भाग देंगे, तो 15 दूनी 30। अब जो संख्या जो है शेषफल 0 बनाएगा, जो संख्या शेषफल 0 बना देगा, वही जो होगा दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर हमारा HCF होगा। दोस्तों ये जो विधि कहलाती है, इस विधि को भाग विधि कहते हैं। भाग विधि द्वारा HCF इस विधि से ही ज्ञात किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, √16 प्लस √9 का मान क्या होगा। √16 प्लस √9 का मान अगर ज्ञात करा जाए दोस्तों, √16 का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर √16 ये हो जाएगा 4 के बराबर, और √9 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3 के बराबर। दोनों को जोड़ेंगे, आंसर आएगा 7, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसी संख्या के कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं। यानी कोई भी संख्या जो है यदि उसके हम अभाज्य गुणनखंड बनाएं तो वो कितने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या ऑप्शन है 1, 2, 1 से अधिक, कोई नहीं। दोस्तों अगर यहाँ पर बात किया जाए कि 2 जो होते हैं दोस्तों वो अभाज्य संख्या के जब हम गुणनखंड करते हैं दोस्तों वे होते हैं, लेकिन वो किसी भी संख्या की बात कर रहा है, यानी कोई भी संख्या है यदि हम उसके गुणनखंड करते हैं तो वो कितने हमें मिलेंगे, इसकी बात हमसे कर रहा है। तो दोस्तों जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर 4 के हम गुणनखंड बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो वे ही संख्या हमें लेनी है दोस्तों 4 को काटते भी हों और अभाज्य भी हों। दोस्तों ऐसी संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी, बस 2 ही यहाँ पर, एक ही अभाज्य गुणनखंड होगा, 2 ही है यहाँ पर ऐसी संख्या जो इसे विभाजित कर रही है और अभाज्य भी है। इस तरह से अगर हम बात करें 6 की, तो 6 को दोस्तों यहाँ 2 भी विभाजित करेगा, 3 भी करेगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही अभाज्य गुणनखंड था, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूँ जैसे कि आप बताइए 15 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों 15 के जो होंगे वो 3 होगा, 5 होगा, इसके अलावा यहाँ पर भी 2 होंगे। अगर बात करी जाए 30 की बात करते हैं, तो 30 को यहाँ पर देखिए आप 2 भी विभाजित करेगा, 3 भी विभाजित कर देगा, इसके बाद 5 भी करेगा, इसके बाद यहाँ पर और कोई संख्या जो है अभाज्य संख्या इसे विभाजित नहीं करेगी। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 3 अभाज्य गुणनखंड बन पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तीनों के आंसर अलग अलग हैं, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से मैच करें तो एक यहाँ पर है लेकिन आगे कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। 2 आप यहाँ देख सकते हैं, 2 जगह पर आंसर जो आया है 2 आया है, लेकिन तीसरी जगह पर हमारा यहाँ पर 3 गुणनखंड बन पा रहे हैं, तो इसलिए 2 भी नहीं हो सकता। आप यहाँ पर देखेंगे 1 से अधिक लिखा हुआ है, और 1 से अधिक ये सभी बातों को यहाँ पर सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 से अधिक। यानी किसी भी संख्या के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो हमेशा ही 1 से अधिक होंगे, यानी किसी भी संख्या का एक तो अभाज्य गुणनखंड होगा ही, बाकी इसके बाद इसमें कोई नहीं है तो कोई नहीं भी नहीं होगा। दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने थे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बस आपको इतना ही कमेंट इस चैप्टर पर करनी है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, आप आराम से इसके क्वेश्चन कर लोगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। कल लेकर आ रहा हूँ दोस्तों आपके लिए सेकंड चैप्टर के MCQs। इसी तरह से हम सभी चैप्टर के MCQs यहाँ पर बहुत ही जल्द करने वाले हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।